हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और हम आपके और हमारे चैनल गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम जैसे मैंने कल बताया था कि हम मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं, बेसिक फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स शुरू करें, जिसमें यूनिट फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौतिकी के नियम एवं निर्देश तंत्र, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ये पढ़ रहे हैं और इसमें आप सबसे पहले टॉपिक डालें गति और विरामावस्था। टॉपिक है गति और विराम अवस्था। ये गति होती है मोशन। मोशन होती है कि कोई कण है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चल गया, मेरी स्थिति में परिवर्तन हो गया। ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये यहाँ है, ठीक समय पश्चात ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो इसकी क्या है? गति है। इसे कहते हैं गति। और यदि मान लो टी समय पश्चात t बराबर इन्फिनिटी टाइम हो जाए, तो तब भी व्यक्ति यहाँ नहीं, सिर्फ यहीं रहे, तो इसे कहते हैं विरामावस्था। इसमें यहाँ खड़ा हूँ, विरामावस्था में, अब भी यहीं खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद भी यहीं खड़ा हूँ, तो मैं विरामावस्था में। लेकिन यदि ये अपनी जगह बदलता है, अपनी स्थिति बदलता है, तो ये गति कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम पहले। गति है कण की अपनी स्थिति में परिवर्तन, गति कहलाती है। कण की अपनी स्थिति में परिवर्तन अपनी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति कहलाता है। और विरामावस्था की भी लिख लेंगे, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होना विरामावस्था कहलाता है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होना विरामावस्था कहलाता है। विराम अवस्था कहलाता है। विरामावस्था कहलाता है। ये तो हो गया गति और विरामावस्था। अब गति और विरामावस्था भी दो प्रकार से हो सकते हैं, सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति। निरपेक्ष गति होती है कि जब हम किसी के सापेक्ष नहीं बताए, स्वयं के सापेक्ष बताए, स्वयं बताए भी गति का है, लेकिन इस तरह बता नहीं सकते कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं ये ऐसे नहीं बता सकता। मैं किसी के सापेक्ष बता सकता हूँ, इसलिए निरपेक्ष गति का वैसे फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ऐसे मान सकते हैं सापेक्ष बताएं तो ऐसे किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष बताएं। जैसे हम बताएं कि पृथ्वी सूरज के सापेक्ष स्थिर है, मतलब सूरज के सापेक्ष घूम रही है, तो हम सूरज को स्थिर मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सूरज स्थिर नहीं है। सूरज भी गतिमान है, हम और पिंड भी गतिमान है, सब एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। इसलिए निरपेक्ष गति का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन सापेक्ष गति का है कि कौन किसके सापेक्ष है। पृथ्वी सूरज के सापेक्ष घूम रही है, सूरज अपनी गैलेक्सी की सेंटर से घूम रहा है, तो इसलिए सब घूम रहे हैं आपस में, तो इसलिए सापेक्ष गति है। मैं इस बोर्ड के सापेक्ष दूर हो रहा हूँ, ये मैं पास हो रहा हूँ, आप दूर खड़े हैं, मैं पास खड़ा हूँ, तो किसके सापेक्ष? मैं कहूँ कॉलेज कितना दूर है, तो आपको कॉलेज किससे दूर है? मेरे से। कितना दूर है? इतना दूर है। तो आप मेरे सापेक्ष बता रहे हो कॉलेज कितना दूर है, आपके सापेक्ष पूछेंगे तो कॉलेज की दूरी अलग होगी। तो इसलिए ये होता है सापेक्ष निरपेक्ष। ये भी लिख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार से होती है, ये दो प्रकार से होती है। पहला है निरपेक्ष गति, निरपेक्ष गति, और दूसरा है सापेक्ष गति। दूसरा सापेक्ष गति। तो ये है, आपने उतार लिया होगा। नहीं उतारा तो वीडियो को रोक के उतार लो। और अब हम पढ़ेंगे
फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि गति निरपेक्ष नहीं होती, सापेक्ष होती है। तो हमने पूछा किसके सापेक्ष होती हैं, तो वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो दो व्यक्ति है, ये रहा। अब हम पूछें कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति दूर है, कौन सा व्यक्ति पास है, तो आप बताएंगे मेरे से तो ये दूर है, ये पास है। इसी प्रकार यदि मैं इस साइड खड़ा हो गया, ये मेरे से पास है, ये दूर है, तो हम यही देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति किससे कितना दूर है। अब मैं कहूँ, अभी मैंने आपको बताया था कॉलेज वाला एग्जाम्पल बताया था कि कॉलेज कितना दूर है, तो आप पूछेंगे किससे दूर है। जो किससे होता है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। मैं कहूँ इस बिंदु से बताओ ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, आप कहोगे ये x दूरी पे, आप कहोगे ये y दूरी पे। तो इस बिंदु के सापेक्ष बताया ना आपने, तो ये जो बिंदु है ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र की तो परिभाषा यही है कि जिस बिंदु के सापेक्ष इतनी आप वैसे लिख लो, मैं बोल देता हूं, आप लिख लो कि जिस बिंदु के सापेक्ष या जिस कण के सापेक्ष स्थिति या फिर विस्थापन, वेग और त्वरण आदि का मापन किया जाता है वह निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, वह कण या बिंदु जिसके सापेक्ष कण की स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि का मापन किया जाता है वह निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र देखो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्य निर्देश तंत्र, एक होता है बेलनी निर्देश तंत्र, एक होता है गोलीय निर्देश तंत्र। वैसे हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ कार्य निर्देश तंत्र, बाकी भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। इसमें टॉपिक डालो पहला, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि इसमें तीन अक्ष होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये देखो, ये होती हैं तीन अक्षें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये x है, ये y है, ये z है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दरअसल ऐसे होते हैं जैसे कमरे के कोण होते हैं ना, सेम ऐसे ऐसे, ये x, ये y और ये z। अब ये दोनों परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, तो तीनों अक्ष आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये होता है कार्य निर्देश तंत्र। अब आपने खूब पढ़ा होगा, इसके सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। ये बिंदु है P, तो हम क्या बताएंगे, ये x से कितनी दूरी पे है, y से कितनी दूरी पे है, z से कितनी दूरी पे। तो ये बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। P के निर्देशांक होंगे x, y और z। ये हो गए P के निर्देशांक। और इस बिंदु, ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से इसकी स्थिति P, ये दर्शाता है स्थिति सदिश R से, ये होता है R वेक्टर। R वेक्टर दर्शाता है P की स्थिति सदिश मूल बिंदु से, कि मूल बिंदु से P की क्या स्थिति है, x y z की कोऑर्डिनेट क्या है, x से कितना दूर है, y से कितना दूर है और z से कितना दूर है। ये होता है कार्य निर्देश तंत्र। इसके बाद खास लिखने का नहीं है, बाकी ये चित्र बना लो। बाकी इसमें दो प्रकार से होते हैं, ये मेनली मतलब दो प्रकार से दर्शाते हैं हम कार्य निर्देश तंत्र को। इसमें पहला होता है दक्षिणावर्ती, ये दर्शाने की वो है दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो मैंने जो बनाया है ना, वो अभी क्लॉकवाइज ही बनाया है, और हम सब में यही काम लेंगे, ये x, ये y और ये z। ये होता है दक्षिणावर्ती। और दूसरा होता है वामावर्ती, यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरा भी, दूसरा वामावर्ती, वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
ये होता है ऐसे, इस साइड होता है इसमें x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z, ये होता है लंबवत। तो कार्टेशियन तंत्र में से कुछ खास नहीं है। बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन दो है, दो एग्जांपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो हम वो कर रहे हैं पहले। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, बाकी इसकी परिभाषा लिखनी है, ऐसा कुछ खास नहीं इसमें। तो अब आपको एग्जांपल समझाते हैं पहले। तो आप एग्जांपल लिखो। तो अभी मैंने कहा कि एग्जांपल समझेंगे। तो एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप से देखने पर सदैव एक सरल रेखा में दिखाई देता है। आप ये एग्जांपल उतार लो, ये उतार के स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें निर्देश तंत्र बनाते हैं पहले। ये निर्देश तंत्र हो गया x। जनरली क्या होता है कि जब हम पृथ्वी पे होते हैं और किसी प्रक्षेप को छोड़ते हैं, प्रक्षेप करते हैं, तो उसका पथ प्रवेलाकार होता है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से किसी कण को भगाया तो वो ऐसे जाएगा, तो ये पथ प्रवेलाकार पथ होता है। इसके क्वेश्चन निकाल देते, प्रवेलाकार आता है 11th क्लास में। तो हमसे पूछा है कि यदि कोई प्रक्षेप्य है, दो प्रक्षेप्य हैं, ऐसे मान लो ये यहाँ से अलग अलग एंगल से हैं, अलग अलग उससे हैं, ये अल्फा 2 है और ये इसका वेग u2 है, ये प्रक्षेप्य है, और ये है अल्फा 1 और इसका वेग है u1। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे व्यक्ति है q और यहाँ से p को देख रहा है, यहाँ पे p है, इसको देख रहा है। तो जब ये इसको यहाँ से देखेगा या ये इसको यहाँ से देखेगा तो ये प्रवेलाकार नहीं दिखाई देगा, ये देखा एक सीधी सरल रेखा में। भले इनके वेग अलग हो, भले इनके जो शुरू के एंगल है वो एंगल अलग अलग हो, कुछ भी अलग हो, लेकिन ये सरल रेखा में दिखाई देंगे। इसके लिए हम क्या करना है कि हम इस समीकरण निकाल लें। यदि समीकरण सरल रेखा का आता है तो सरल रेखा में गति करेंगे, यदि समीकरण वृत्त का आता है तो ये वृत्त में गति कर रहे हैं, हमें वृत्ताकार गति दिखाई दे रही। तो हम इससे पहले सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। तो हम चलो आप लिखो, मैं वैसे लिख देता हूँ कि आप लिखो माना कण P का वेग u1 है और कण Q का वेग u2 है। माना कण P का वेग u1 है और Q कण का वेग u2 है, और u1 का क्षैतिज घटक होगा, आप लिखो u1 का क्षैतिज घटक है u1 cos अल्फा 1। ये यहाँ से अल्फा 1 कौन बना रहा है, ये u वेग है, तो ये इसका क्षैतिज घटक u1 cos अल्फा 1, और इसका ये जो घटक होगा ये होगा u1 sin अल्फा 1। इसी प्रकार u2 का निकालेंगे हम। u2 का यहाँ से अल्फा 2 कौन बना रहा है, तो यहाँ पर होगा इसका वेग का घटक u2 का u2 cos अल्फा 2, और इस साइड होगा इसका घटक u2 sin अल्फा 2। अब हम निकालेंगे इक्वेशन। आपने गति की समीकरण पढ़ी होगी, गति का दूसरा समीकरण है, लिख देते हैं गति का सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ी है। तो हम अलग अलग प्रक्षेप्य के लिए लगा रहे हैं, पहले लगा रहे हैं p के लिए, कण p के लिए, प्रक्षेप्य p के लिए, कण p के लिए, कण p के लिए। अब देखो दो साइड हो गई, ये क्षैतिज दिशा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा, तो हम पहले क्षैतिज में लगा रहे हैं। क्षैतिज के लिए s क्या है, x है, तो ये तो x हो गया। u क्या है, इस क्षैतिज में u है u1 cos अल्फा 1, तो ये हो गया u1 cos अल्फा 1। t क्या है, t से पश्चात देखेंगे प्लस हाफ, यहाँ a क्या है, यहाँ पर गुरुत्व त्वरण के अधीन गति हो रही है, यहाँ त्वरण g है, या हम g भी लिख सकते हैं, बाकी अभी a रहने दो, ये g है। तो x दिशा में g नहीं है, क्योंकि g हमेशा ऊर्ध्वाधर लगता है ना कि क्षैतिज लगता है।
तो इसलिए यहाँ जी जीरो है, इसलिए ये जीरो। ठीक, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये x1 हो गया, ये y1, क्योंकि पहला कण है इसलिए 1 लिख रहे हैं। ऊर्ध्वाधर घटक इसका होगा u1 sin अल्फा 1, u1 sin अल्फा 1 t प्लस हाफ जी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस ले रहे हैं जी को, ये माइनस जी और ये टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, जिसे एस पी कण के लिए लिखा है, ऐसी क्यू कण के लिखेंगे। क्यू कण के लिए आप लिखो, कण क्यू के लिए, कण क्यू के लिए, कण क्यू के लिए हो गए x2, x2 होगा u, x2 के लिए u2 cos अल्फा 2, u2 cos अल्फा 2 t प्लस क्षैतिज घटक के लिए जी a0 a0 और y2 हो जाएगा u2 sin अल्फा 2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम ही होगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा, जी इसमें भी लग रहा है तो ये सेम हो जाएगी। समीकरण 4, समीकरण 3। अब हम इनसे इक्वेशन निकालेंगे। यदि वो इक्वेशन सरल रेखा क्या रही थी, सरल रेखा हम गति कर रहे हैं। यदि वो इक्वेशन वृत्त क्या रहे तो वृत्तीय गति कर रहे हैं, परवलयम कर रहे तो परवलयाकार गति कर रहे हैं। तो हम इसके लिए समीकरण 3 में से एक घटाते हैं। समीकरण 3 में से 3 माइनस समीकरण 1। समीकरण 3 क्या है, x2, हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1। x2 में देखो आप u2 cos अल्फा 2 t, तो u2 cos अल्फा 2 t को कॉमन ले रहे हैं, इसमें t है और ये फर्स्ट का है, ये इसमें t है, यह क्या u1 cos अल्फा 1, तो u1 cos अल्फा 1 ये t बाहर आ गया। इस समीकरण नंबर क्या होगी थी, 4 होगी थी ना, 5। अब लिख रहे हैं हम समीकरण 4 में से 2 घटाते हैं। ये डेरिवेशन लग रहा है बेटा, बाकी बिल्कुल सरल है, बताते हैं दोबारा आपको। समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाते हैं। समीकरण 4 में से 2 घटाएंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 u2 sin अल्फा 2 माइनस u1 sin अल्फा 1 t। आगे देखते हैं, इसमें हाफ जी टी स्क्वायर है, इसमें भी हाफ जी टी स्क्वायर है, इसमें से ये माइनस होगा तो जीरो जाएगा, ये सेम वैल्यू है, ये जीरो। ये समीकरण नंबर 6। अब 6 में हम 5 का भाग दे रहे हैं। समीकरण 6 डिवाइड बाय समीकरण 5। हम ये भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है इक्वेशन आएगी y और x में, तो ये y रहा, ये x रहा, आप दोनों को एक साथ कैसे ला सकते हैं, भाग देखें, तो इसलिए हम इसमें भाग दे रहे हैं। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू होगी u2 sin अल्फा 2 माइनस u1 sin अल्फा 1 बटा u2 cos अल्फा 2 माइनस u1 cos अल्फा 1। अब ऊपर था t और नीचे था t, ये t हो गया, ये t हो गया, तो ऊपर नीचे सेम t है, ये कैंसिल हो गई। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि वेग तो कांस्टेंट थे और एंगल भी, प्रारंभिक एंगल भी कांस्टेंट थे, प्रारंभिक कोण भी कांस्टेंट थे, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं m। ये हमने मान लिया कि ये m के बराबर है। इसी के साथ हम ये मान रहे हैं कि y2 माइनस y1 है वो कैपिटल Y, और जो x2 माइनस x1 है कैपिटल X, ये हमने मान लिया। ये एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमने ऐसा मान लिया है। अब हम लिखेंगे इसकी जगह प्रतिस्थापित करेंगे तो y अपॉन x इक्वल टू m, तो y इक्वल टू mx। अब देखो ये समीकरण आया है सरल रेखा का समीकरण, y बराबर mx प्लस c, c0, तो y बराबर mx, तो ये सरल रेखा का समीकरण है। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं हमेशा सरल, सदैव सरल रेखा में दिखाई देंगे। आप लिख भी सकते हैं, लिख लो सदैव सरल रेखा में दिखाई देंगे। आप ये उतार लो। इसके बाद हम करेंगे एक नेक्स्ट एग्जांपल, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है,
आप ये सब उतार लो एक साथ, रब करते हैं फिर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बाकी कॉलेज में भी है, उसमें पढ़ा देंगे। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किसी क्षण दो कोणों की स्थितियां एवं वेग क्रम से r1 में r2 है और वेग v1 और v2 है, तो ये कण तभी टकराएंगे जब ये कंडीशन होगी। तो टकराने की कंडीशन क्या है, ये है टकराने की कंडीशन ये होती है कि दोनों कण एक जगह होंगे तभी तो टकराएंगे। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप देखो सॉल्यूशन, ये मान लो कोई निर्देश तंत्र है। अब हमें क्या कहा गया है कि वेग v1 और v2 है, स्थितियां r1 और r2। हम मानते p कण ये रहा, इसकी स्थिति t प्रारंभ में r1 r2 दे रखे हैं, तो ये r1 हो गया। और कोई अन्य कण है q, यहाँ पे है, मान लो ये रहा q कण जिसकी स्थिति सदिश r2 है। अब क्या होगा, v1 और v2 एक जा रहे हैं और टकरा रहे हैं, तो मान लो किसी बिंदु r पर टकरा रहे हैं, ये रहा r बिंदु, तो ये टकराएंगे इधर से और ये टकराएगा। तो ये t समय पश्चात ये दूरी तय चलेगा v1t, और t समय पश्चात ये दूरी चलेगा r1 था ना, तो ये v2t चलेगा, ये v1t चलेगा, और उसके बाद ये r पे पहुंच जाएंगे। r का मूल बिंदु से स्थिति सदिश ओ r वेक्टर है, और ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ये और लिख लेना। तो अब हम ये सिद्ध करेंगे, इसकी वो जो कंडीशन आई थी वो क्या है। इसके लिए बहुत सरल है कि हमें बस ये दर्शाना है कि जो ओ आर वेक्टर है जो p और q के लिए दोनों के लिए सेम है, दोनों को बराबर रखेंगे और सिद्ध हो जाएगा। अब देखो कितना सरल है। पहले कण के लिए लिखेंगे हम कण p के लिए, कण p के लिए, कण p के लिए, कण p के लिए होगा स्थिति सदिश ओ आर वेक्टर r1 वेक्टर प्लस v1t, समीकरण 1। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, कण q के लिए लिखेंगे, तो कण q के लिए, ये लो कण q के लिए, q के लिए भी सदिश तो r o r वेक्टर होगा t समय पश्चात, क्योंकि t समय पश्चात की कंडीशन है, t समय पश्चात ये होगा r2 प्लस v2t, समीकरण नंबर 2। लेकिन टकराते हैं, जब दोनों कण टकरा रहे हैं तो मतलब t समय पश्चात दोनों की स्थिति एक होगी, तो समीकरण 1 और 2 क्या है, सेम है। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, बराबर। समीकरण 1 एंड 2 से r1 v1t बराबर r2 v2t, ये सब वेक्टर है। अब पक्षाघातन करते हैं, तो r1 इधर आ गया माइनस r2, इधर ले जाएंगे इसको, तो v2 माइनस v1 t और ये t, ये अच्छी तरह लिखते हैं, v2t माइनस v1t। इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए v1 माइनस v2, इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बराबर माइनस कॉमन ले लिया, v1 माइनस v2 इंटू टी। अब हमें इस साइड मल्टीप्लाई में चाहिए था, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड v1 माइनस v2 को। ये वेक्टर देखो सब पे है, वेक्टर सब पे लगाना है। समीकरण 3 है, 3 को दोनों साइड v1 माइनस v2 वेक्टर से गुणा करने पर क्या होगा, r1 माइनस r2 क्रॉस v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 क्रॉस v1 माइनस v2 और ये t हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है एक वेक्टर p मान लो, और उसका p से गुणा है,
ये वेक्टर p, तो ये भी p होगा, तो ये p गुणा p है, तो इसको हम लिख सकते हैं p sin थीटा। अब ये p वेक्टर है तो ये दूसरा भी यही होगा, तो इनके मध्य एंगल कितना हुआ, दोनों के मध्य एंगल 0, तो sin 0 थीटा 0 रखेंगे, तो sin 0 का मान 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0, तो इसलिए ये क्या हो गया कंप्लीट 0, तो ये क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 क्रॉस v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 आ गया, वही जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। अब ये तो आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कल हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व है, जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, सारे कल पढ़ते हैं, मिलते हैं कल।